कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खरीफ की खड़ी फसलों में खरपतवार के नियंत्रण पर जानकारी। टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। पॉली हाउस में मिर्च की खेती पर जानकारी। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, सोयाबीन इत्यादि इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर खड़ी है, जिसकी बढ़वार में प्रायः सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की देखी जाती है, जिसका नियंत्रण न करने पर फसल को भारी नुकसान भी पहुंचता है। यदि उचित वक्त पर खरपतवारों का प्रबंधन कर लिया जाए तो फसल की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही कीट बीमारियों का प्रकोप कम होगा। तो आइए आज खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर यूपी सिंह से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान खरीफ में जो है खरपतवारों की बहुत बड़ी समस्या होती है। 45% की क्षति खरपतवार न नियंत्रण होने की स्थिति में होता है। जो इस सीजन के खरपतवार हैं उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा कि 3 तरह के खरपतवार होते हैं। एक तो जो है सकरी पत्ती वाले खरपतवार, जिसे घास कुल के खरपतवार बोलते हैं। दूसरा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, जो 2 डाली वाली होती हैं। तीसरे जो है मोथा वर्गीय खरपतवार होते हैं। और आमतौर से ये देखा गया है कि ये सभी खरपतवार हर फसल में, चाहे वो धान हो, मक्का हो, आपका उड़द हुआ, सोयाबीन हुई, इन सारी फसलों में जो है इनका प्रकोप होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इनका समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से फसल की जो है क्षति होती है। मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि इस जो बगल का प्लाट है इसमें जो है कोई भी खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया है। तो इसमें अब ये स्थिति आ गई कि पूरी फसल चौपट हो जाएगी। और बगल में आप देख रहे हैं जिसमें खरपतवार नियंत्रण की तमाम विधियों को जो है अपनाया गया है, जिसमें रसायन के साथ हम जो है ब्राह्मी का भी उपयोग कर रहे हैं, जो अपना प्रसार फैलाव करके जो है खरपतवारों को जो है बढ़ने फैलने नहीं देगी। तो खास तौर से अपने किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार के खरपतवारों से जो है उनका खेत जो है ग्रसित हुआ है। और आम तौर पे 2 तरह के रसायन जो है उपयोग किए जाते हैं खरीफ फसलों में। एक तो होते हैं जो भूमि में मिला दिया जाता है रसायन को, जो है बीज बोने के पहले ही
दूसरे होते हैं कि आपने बीज की बुआई कर दी लेकिन खरपतवारों का जमाव नहीं हुआ और शाकनाशी का हम उपयोग कर लेते हैं। तीसरे शाकनाशी होते हैं जो खरपतवारों के जमाव के बाद जो है, लेकिन हर अवस्था में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35 से 40 दिन के अंदर आपके खरपतवारों का जो है नाश हो जाना चाहिए, जिसके लिए शाकनाशी का आप उपयोग करें। अब जैसे मोथावर्गीय खरपतवार हैं तो इसमें आपकी 2,4-D नामक रसायन भी काम में आती है। मेटसल्फुरान मिथाइल जो एलमिक्स के नाम से जो है बाजार में उपलब्ध है, उसकी जो है 20 ग्राम मात्रा को जो है धान के खेत में जहाँ मोथावर्गीय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से धान में आपको जो है बिस्पायरी बैक सोडियम इसकी 20 से 25 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 दिन पर छिड़काव करने पर ज़्यादातर आमतौर से 90% से ऊपर जो है ये आपके खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा रसायन है ग्रेनाइट के नाम से अभी वर्तमान में बाजार में उपलब्ध हुआ है, जिसको पिनॉक्सलम बोलते हैं। वो भी शाकनाशी बड़ा कारगर है, जिसका छिड़काव 20 से 25 दिन पे और 22 से 25 ग्राम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में बड़ा ही अच्छा शाकनाशी जैसे परसूट है, इमिजाथाइपर, इसका उपयोग करके जो है जब खरपतवारों का जमाव हो जाए और 2 से 3 पत्ती अवस्था में हो जाए तो उस समय जो है इस इमिजाथाइपर जो है इस रसायन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न उठाया कि इसके शाकनाशी के अलावा भी कोई ऐसे तरीके हैं जिसका कि जो है आप उपयोग कर सकते हैं। जो मैं आपको बताऊं, जैसे यहीं देखिए आप एक प्लाट है, इसको प्रयास मेरा ये है कि दूसरी फसल इसके साथ सफसली खेती के रूप में लें। तो ये ब्राह्मी जो ये मेडिसिनल पौधा है वो इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है और पूरे क्षेत्र को भर लेगा तो घासों को नहीं आने देगा। दूसरा, जैसे कहीं सफसली खेती नहीं कर रहे हैं तो धान के क्षेत्र में जो है आप कोनो वीडर आता है मैकेनिकल, जिसको कि आदमी बड़े आराम से जो है थोड़ा पानी 1-2 इंच पानी खड़ा करके उस कोनो वीडर को जो है, लेकिन इसके लिए होना चाहिए कि आपकी फसल जो है कि बुआई लाइनों में होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है कोनो वीडर को चला करके। इसी तरह से मैकेनिकल में तमाम जैसे चौड़े मक्का हुआ या सोयाबीन हुई, इसके लिए भी वर्तमान में तमाम ऐसे मशीनरी उपलब्ध हैं जिनको कि उनके लाइनों के बीच में चला के हम खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमको फसल चक्र, जैसे धान है तो गेहूं लेना है तो उसकी जगह पे हमने जो है फिर दूसरी फसल हमने चाहे सरसों ले लिया या आलू ले लिया, तो ये खरपतवारों की सघनता कम हो जाती है। अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल एक विधि पर निर्भर मत रहिए कि शाकनाशी का ही प्रयोग कर रहे हैं, पहले बुआई के समय डाल दिया फिर 20 से 25 दिन पे डाल दिया। नहीं, एक शाकनाशी का प्रयोग कर दीजिए, दूसरा कोई आपके पास जो है यांत्रिक विधि है उसको आप उपयोग कर सकते हैं, उसको कीजिए, या हाथों से खरपतवारों को निकालना है उसको कीजिए, या फसल चक्र को, मतलब समन्वित हमको खरपतवार नियंत्रण का जो है अपनाना चाहिए, जिससे कि हमको हमारी ये फसलों के ऊपर भी दुष्प्रभाव न पड़े और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। किसान भाइयों, यदि आप जाड़े में टमाटर की उपज लेना चाहते हैं तो उसके लिए टमाटर के बीजों की पौधशाला में बुआई के लिए ये समय उचित है, परंतु अधिक उपज के लिए प्रजातियों के चयन के अलावा बुआई के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है। वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, जानते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी के डॉक्टर SNS चौरसिया से। तो हमारे किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि अगर आप टमाटर की खेती करने जा रहे हों तो इस समय जो सबसे मुख्य बिंदु है उसमें यह है कि आप किस किस्म की खेती करने जा रहे हैं। क्या आप छोटे बढ़वार वाली पौध को चुनना चाहते हैं या जो पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं, असीमित बढ़वार वाले होते हैं, उनकी खेती करना चाहते हैं। तो किस्मों का चुनाव सबसे प्रमुख है।
तो हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ की 3-4 चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर पानी का जो है रुकाव ना हो, पानी बारिश हो रही हो या कुछ हो तो वो पानी आराम से निकल जाए। इसके बाद हम मिट्टी तैयारी की बात करते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमारे किसान भाई गहरी खुदाई, चाहे फावड़े से खुदाई करें या गहरी जुताई करें। खुदाई या जुताई करने के बाद हम उसकी क्यारियाँ बना लेते हैं। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी लंबाई उत्तर दक्षिण रखते हुए ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियाँ बना लेते हैं और उसको समतल कर लेते हैं। ये ध्यान रखें कि किनारे की तरफ हल्का सा ढालुआ रखें ताकि अगर बरसात हो रही हो तो उसका पानी ढक करके नालियों द्वारा खेत से बाहर निकल जाए। नर्सरी बेड बनाने के उपरांत उसको फफूंदनाशी एवं कीटनाशी से भूमि शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम गोबर की खाद में 15 से 20 किलोग्राम मोटी बालू का मिश्रण बनाते हैं, जिसको प्रति बेड लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की परत में बिछा देते हैं और समतल कर देते हैं। जहां तक बीज की मात्रा का प्रश्न है तो 1 हेक्टेयर खेत में मुक्त परागित किस्मों का 300 से 400 ग्राम बीज तथा संकर किस्म का 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज का चुनाव करते समय आपको प्रमाणित बीजों का ही चयन करना है। यदि बीज उपचारित नहीं है तो बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। यदि ट्राइकोडर्मा की उपलब्धता न हो तो कार्बेंडाजिम रसायन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज को अवश्य उपचारित करें। बुआई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि छिटकुआ बुआई न करें। पूर्व पश्चिम जो हमारी चौड़ाई है 1 मीटर लंबी, उसके समानांतर 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर पतली पतली लाइनें बना लें और इन्हीं लाइनों पर बीजों की बुआई करें। इसके बाद बीजों को ढकने के लिए कभी भी किसी राख, मिट्टी या बालू का प्रयोग अलग से न करें, बल्कि बालू जिसको हम रेत कहते हैं, कंपोस्ट खाद और मिट्टी का तीनों को बराबर बराबर मात्रा लेकर के उसका मिश्रण बना लें और मिश्रण का शोधन कैप्टान या थिरम से या ट्राइकोडर्मा अगर उपलब्ध हो, उसमें जीवित फफूंद हो तो उससे अवश्य कर लें। इसके बाद बुआई करें। बुआई करके बीजों को ढक दें। ढकने के बाद क्यारियों का पलवार कर दें। पलवार किसी सूखी घास, गन्ने की सूखी पत्तियाँ या जो भी हमारे धान की जो भी पुआल आती है उससे हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि इसको हटाया कब जाए। जब 50% बीजों में सफ़ेद अखुआ दिखाई देने लगे तो पलवार तुरंत हटा देना चाहिए। और टमाटर की फसल में यह अवस्था लगभग 5 से 6 दिन के अंतर्गत आती है। इसके बाद जैसे ही हमारा बीज का जमाव हो जाता है, उसको गुड़चा रोग से बचाने के लिए, जो उसमें बीमारी लगती है पत्तियों में, वायरस बीमारी, इससे बचाव के लिए उसके पलवार हटाते ही तुरंत हम उसके ऊपर एग्रोनेट जाली से लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पर सुरंगनुमा आकार का अर्धचंदाकार, उसमें चाहे बांस की पतली टहनियाँ उनसे गाड़ करके कर लें या पतली पतली 2 सूत की छड़ लेकर उसको मोड़ लें, अर्धचंदाकार बनाकर उसके ऊपर से एग्रोनेट जाली फैला दें ताकि सुरंगनुमा आकार बन जाए। इसके बाद जब पौधे तैयार हो जाएं, 20 से 25 दिन के हो जाएं, तो उनका मुख्य खेत में किया जाता है और रोपण से 3-4 दिन पहले इसमें सिंचाई बंद कर देना चाहिए ताकि जड़ों का अच्छा तरह से विकास हो जाए, पौधों में कठोरीपन आ जाए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पपीते के पौध की उचित बढ़वार के लिए प्रबंधन कार्य। आरती लाइव। ये जादू है, हकीकत नहीं। और हकीकत ये है, जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं, हकीकत है। और हकीकत के साथ है ईटीवी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों ने अप्रैल मई माह में पपीते के पौधे की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस वक्त वृद्धि विकास की अवस्था पर होगी। इस अवस्था पर पौधे में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना आवश्यक होता है, इस विषय पर अपने अनुभव को बता रहे हैं चोलापुर वाराणसी के अशोक कुमार की है, जिसकी वैरायटी का नाम है रेड लेडी। ये ताइवान का प्रोडक्ट है और इसका मैंने नर्सरी तैयार की है मार्च में। अभी जो पौधे की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। इसको बोते समय 4 फीट की मेड़ बनाई गई। पौधों की दूरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की 6 फुट की है और एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 7 फीट है। 1 एकड़ में करीब 1000 से 1200 पेड़ लगते हैं। मंचिंग के 3 फायदे हैं। एक तो इसमें घास नहीं होती, इतनी गर्मी होती है मंचिंग की कि उसके अंदर नीचे घास नहीं पनप सकती। दूसरा, जो हम खाद डालते हैं वो उसी में रहता है, कहीं बरसात के पानी के साथ वो बहता नहीं। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब इसकी हम सिंचाई करते हैं तो इसका जो मॉइस्चर होता है वो बनस्पत खुले के 1 से 10 दिन तक रहता है, जिसका हमें फ़ायदा मिलता है कि हमें बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती। बोने के बाद 2 महीने का मेरा पौधा हो गया है, ये करीब 2 फीट का हो गया है। समय समय पर इसको प्रॉपर नरिशमेंट दिया जाता है, खाद वगैरह दिए जाते हैं, कुछ दवा भी डाली जाती है, छोड़ी जाती है, स्प्रे की जाती है, जिससे कोई कीटाणु वगैरह न लगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बाग की साफ सफाई की। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आपको लगे कि जड़ के पास मिट्टी कठोर हो गई है और खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, तब खुरपी या कुदाल की सहायता से थालों को अच्छी प्रकार बना लें। जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो प्रति पौधा 550 ग्राम यूरिया, 1200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। इसको 4 बराबर भागों में बांटकर दिया जाता है और चौथाई भाग का प्रयोग आप उन्हीं पौधों में करेंगे जो इस वर्ष लगाए गए हैं। अर्थात आपको 150 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग तने की लगभग 1 फीट की दूरी के व्यास में करना चाहिए। यदि आपके पास 2 या 3 वर्ष के पपीता के पौधे हैं तो इस दशा में उर्वरक देने की आवश्यकता इस प्रकार है: 100 से 125 ग्राम यूरिया तथा 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। इस मात्रा का पूरा प्रयोग इसी अवस्था पर करें। अगर इसमें लगने वाले रोगों की बात करें तो तना विगलन रोग प्रमुखता से देखा जाता है। यह रोग पपीता के पौधों को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। रोग के प्रारंभिक लक्षण भूमि तल के समीप तनों के छाल पर मुलायम स्पंजी जल सिक्त धब्बों के रूप में प्रकट होता है। यह धब्बे धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलते हैं और तने के चारों ओर घेर कर मेखला बना लेते हैं तथा पत्तियां मुरझाकर नीचे की ओर लटकने लगती हैं। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा हवा के दबाव से तने से टूटकर गिर जाता है। इस रोग के नियंत्रण की बात करें तो जो पौधे इस रोग से ग्रसित हैं, उन्हें काट कर नष्ट कर देना चाहिए। बाग में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें। निकाय गुड़ाई के समय यह ध्यान रखें कि पौधे की जड़ चोटिल न होने पाए। यदि इस रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो उसी स्थिति में आप तनों पर भूमि की सतह से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बोर्डो पेस्ट का लेप कर दें। इस पेस्ट को बनाने के लिए आप कॉपर सल्फेट, बुझा हुआ चूना और अलसी का तेल 1:1:3 के अनुपात से तैयार करें तथा कॉपर सल्फेट और 6 किलोग्राम बुझा हुआ चूना को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 5 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से जड़ के पास ड्रेंचिंग कर दें। यह क्रिया 15 से 20 दिनों के अंतराल पर दोहराते रहें। इससे इस रोग का प्रभावी नियंत्रण देखा गया है। इसके अतिरिक्त पपीता में एक और रोग का प्रकोप होता है जो कि विषाणु जनित है। इसको मोजैक के नाम से जानते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं।
चूँकि इस रोग से प्रभावित पौधों का उपचार नहीं किया जा सकता, इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते पपीता के बाग की साफ सफाई करके खरपतवारों से मुक्त रखें तथा इस रोग के वाहक कीटों की रोकथाम के लिए आप कीटनाशी दवा का सुरक्षात्मक छिड़काव करें। इससे विषाणु वाहक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। यदि कीटनाशकों की बात करें तो आप नीम के तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें और रासायनिक कीटनाशक दवाओं के अंतर्गत डाइमिथोएट या मिथाइल ओडिमेटॉन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार अगर आप पपीता के नए व पुराने पौधों की देखभाल करते रहेंगे तो आप अपने पपीते के बागान से उच्च गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है आलमपुर कन्नौज के मनीष कुशवाहा ने। आपने पॉली हाउस में मिर्च की खेती पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी तक पॉली हाउस में टमाटर, खीरा और रंगीन शिमला मिर्च और कुछ हद तक हरी शिमला मिर्च भी लेना जो चालू किया है, लेकिन ये जहाँ तक पतली और तीखी हरी मिर्च का सवाल है, पहली बार हमने इस पॉली हाउसेज में इसको ट्राई किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्ची की फसल है, ये इसके विजुअलेशंस आपके सामने हैं। एक पौधे पर 500 से 600 फल तक लगे हैं। और अगर उत्पादन की अपन बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये एक इस ट्विग पर कम से कम 40 से 50 फल हैं। एक पौधे से 8 से 10 किलो मिर्ची। और सबसे बड़ा जो बात है इसमें वो ये है कि जो बेमौसमी खेती है, तो ऐसे में पॉली हाउस में अगर अपन पतली मिर्ची की खेती करें, जो अपनी मिर्ची है, तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और उसका भाव भी अपने को वांछित मिल पाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें आप देख रहे हैं कि ये पौधे अभी 4 महीने के हैं और ये लगातार आने वाले 6 महीनों तक अपने को फसल देते रहेंगे। सामान्यतः होता क्या है कि जब खुले खेत में मिर्ची लगाते तो 5 से 6 महीने में फसल ख़त्म हो जाती है, और उससे पहले भी हो सकती है। अगर अधिक गर्मी हो गई है या बारिश अधिक हो गई, खेत में पानी भर गया, तो भी फसल के फेल होने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉली हाउस के अंदर की बात है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी, अपन देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ फसल है। अभी बारिश ज़्यादा भी होगी तो भी अंदर पानी नहीं आ सकता, तो ये फसल अपने को कम से कम आने वाले 5 से 6 महीने तक कमा के देगी। और इसमें जब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक इसका मिर्ची का बाजार भाव ज़्यादा रहता है, तब किसान इससे बहुत अच्छी आमदनी कर सकता है। पॉली हाउस में मिर्ची की जो किस्मों का चयन का जो बात है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अधिक उत्पादन के पोटेंशियल वाली जो किस्में हैं, स्पेशली अपन जिनको कहते हैं कि F1 हाइब्रिड्स, यहाँ पर हमने देखिए 4 तरह की किस्में लगा रखी है। चारों प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड्स हैं। इसमें ये जो किस्म है, इसका मतलब अपने ये जहाँ तक इसकी हाइट की बात है 3-4 फुट से ज़्यादा ये नहीं होगी, और 500-600 फल लग रहे हैं एक पौधे के ऊपर, तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन होना है उसमें। पॉली हाउस में मिर्च की जो खेती है, उसके लिए अपने को सबसे पहले जो स्वस्थ नर्सरी है उसको प्रोट्रे में तैयार करना है। और लगभग 35 से 40 दिन पुरानी नर्सरी को, जब पौधा लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए या 5 से 7 पत्तियाँ आ जाए, इस तरह के जो पौधे हैं उनको पॉली हाउस में जो बेड्स बनी हुई है, पहले से जो बेड्स उपचारित की गई है, उन पर लगाना है। और उसमें दूरी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इसमें पौधे का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। अगर अपन दूरी कम रखेंगे तो पौधा ओवर क्राउडेड हो जाएगा, ज़्यादा सघन हो जाएगा और वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसके लिए अपनों को कम से कम 1.5 से 2 फीट पौधे की दूरी रखनी है, और इतनी ही दूरी कतार से कतार की रखनी है। अगर कतार जैसे अपन ने 60 से 60 सेंटीमीटर रखी है, तो पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। और अगर पौधा जैसे उसमें पॉली हाउस में होता है क्या, जो बेड्स बनी हुई है, तो उसमें 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में 45 सेंटीमीटर कतार की दूरी रखें, तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2 फीट रखें। जो नर्सरी अपन ने तैयार की है, उसको जब भी पॉली हाउस में ट्रांसप्लांट करते हैं, अपन उसको स्थानांतरित करते हैं, उसके तुरंत बाद से उसको ड्रिप इरीगेशन से पानी देना है, और साथ में सप्ताह में एक बार कम से कम उसको फर्टिगेशन करना है। क्योंकि ये अधिक उत्पादन देने वाली जितनी भी किस्में हैं, उनमें खाद और उर्वरक की जो मांग है वो खुले खेत से ज़्यादा रहती है। और जब तक अपन उसको सही मात्रा में उर्वरक और ये प्रदान नहीं करेंगे, वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा। सामान्यतः देखा गया है कि पॉली हाउस में खीरा, टमाटर या शिमला मिर्ची की जो फसलें उगाते हैं, उसमें कई प्रकार की जो बीमारियां आती है,
और कई प्रकार के कीड़े भी लगते हैं। लेकिन अपन यहाँ देख सकते हैं कि इस जो मिर्ची है, हरी मिर्च है, इसकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट या बीमारी का अपन को यहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वैसे भी काफ़ी हार्डी पौधा होता है। क्योंकि खुले खेत में शिमला मिर्च की खेती बहुत मुश्किल से होती है, उसके लिए काफ़ी सारे अपनों को स्प्रे करने पड़ते हैं, छिड़काव करने पड़ते हैं। लेकिन पतली मिर्ची की खेती के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से जो पॉली हाउस में ये फसल लगा रखी है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अगर अपन पर्णीय छिड़काव की बात करें, कीटनाशी और फफूंदनाशी इस तरह की जो खाद उर्वरक इसमें दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की जो कीटनाशी है या जो रोगनाशी है, इनका अपन ने इसमें छिड़काव नहीं किया है। उसके बावजूद ये जो फसल है आप देख रहे हैं बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या अपनों को नहीं दिख रही है। जो अपन खुले खेत में मिर्च की खेती करते हैं उसमें पौधा 2-2.5 फुट से अगर ज़्यादा ऊंचा बढ़ेगा तो वो उसकी डालियाँ टूटने लग जाती है, उसमें लॉजिंग हो जाती है, फसल आड़ी पड़ जाती है। पॉली हाउस में इस चीज़ से बचने के लिए अपने पास जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये देख रहे हैं अपने सूतली से इस पौधे को लंबा कर रखा है। तो ये पौधा अभी लगभग 3-4 फुट का है, ये 5-6 फुट का भी जाएगा तो भी किसी भी प्रकार का इसमें आड़े पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये भी इसका एक अलग एडवांटेज है। खुले खेत में इस तरह की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से की जाती है, और पॉली हाउस में जो इस तरह की ट्रेनिंग अपन खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च में करते आए हैं, उसी प्रकार से इसको भी अपन मिर्च में ट्रेनिंग और प्रूनिंग करके बहुत अच्छी तरह से फसल की बढ़वार कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।